स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। और मेरा नाम है प्रमोद और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो आइए देखिए दोस्तों, कल तक की क्लासेस में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। आज हम आगे के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आइए आज आज की हमारी आगे की क्लास है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहा है वो ये है कि परिणामवाचक विशेषण किस वाक्य के अंतर्गत दिया गया है। इसमें हमें ये बताना है कि जो परिणामवाचक विशेषण है वो किस वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमें परिमाणवाचक विशेषण मिल जाए। तो यहाँ पर जिस वाक्य में दिया गया है वो वाक्य है सी नंबर में कि 2 किलो अनाज दे दीजिए। ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो तारीख शब्द होता है, वो तारीख शब्द वो क्या है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देसी शब्द है या देशज शब्द है, जिसको बोलते हैं विदेशी शब्द है। तो जो तारीख शब्द होता है ना, वो तारीख जो शब्द है वो हमारा कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है। तो तारीख हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, विदेशी शब्द यहाँ पर हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी लोगों को सभी क्लासेस में बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट पीडीएफ को खरीदना चाहता है, मात्र 39 रुपीज़ की जो हमारी पीडीएफ है, जो भी खरीदना चाहता है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को खरीद सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा उपानह शब्द का अर्थ क्या है। उपानह शब्द का क्या अर्थ है, जनेऊ, पगड़ी, जूता या फिर गमछा। तो जो उपानह शब्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं या उसका अर्थ यहाँ पर बताना है तो उसको अलग से जो अन्य नाम से बोला जाता है उसको बोलते हैं जूता। उपानह शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जूता, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए कि लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। हमें क्या बताना है कि जो लघु उत्तरीय शब्द है इसमें कौन सी संधि दी गई है। गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो लघु उत्तरीय जो शब्द दिया गया है उसमें जो हमारी संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी। जब हम लघु उत्तरीय शब्द का क्या करेंगे, संधि विकसित करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, लघु प्लस उत्तरीय, ठीक है ना दोस्तों। क्या बनेगा, लघु प्लस उत्तरीय। तो जब छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बना देता है, यहाँ पर क्या होगा, लघु नहीं होगा, लघु होगा प्लस उत्तरीय आ जाएगा। तो यहाँ पर जब छोटा ऊ मिलकर क्या बना देता है, बड़ा ऊ बना देता है, वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। आइए आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। मैं पर किस कारक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। कर्ता कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। तो हमें ये बताना है कि जो मैं और पर जो कारक के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे किसके अंतर्गत, अधिकरण कारक के अंतर्गत। कर्ता के अंतर्गत ने आता है, अधिकरण के अंतर्गत में और पर आता है और अपादान से अलग होने के भाव में संप्रदान के लिए ये सभी चिन्ह क्या होते हैं, हमारे कारकों के अंतर्गत आते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सबके बारे में आपको बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है। फौज, सभा,
कुटुंब, सरकार। क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द यहाँ पर क्या दिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा पुल्लिंग शब्द दिया गया है वो कौन सा है? कुटुंब। कुटुंब कैसा शब्द दिया गया है? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं अगले नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? ठीक है ना, हमें सिर्फ किसके बारे में बताना है? तक शब्द के बारे में बताना है कि जो तक शब्द है वो कौन सा शब्द है? समुच्चय बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अवयव है, या फिर विस्मयादि बोधक अवयव है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जो तक शब्द है वो हमारा क्या है? संबंध बोधक अवयव है। क्या है? संबंध बोधक अवयव है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची यहाँ पर जो शब्द नहीं दिया गया है उसे चुनना है। तो धन द्रव्य भी होता है, संपदा भी होती है, दौलत भी होती है। अब हमारा लास्ट में बच गया द्रव। तो द्रव क्या होता है? हमारा धन का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी के अनुसार हमें क्या बताना है? यहाँ पर वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का हमें यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा या फिर ईर्षा। तो वर्तनी के अनुसार जो यहाँ पर शुद्ध रूप दिया गया है वो है ए ऑप्शन में दिया गया है। ईर्ष्या जो शब्द है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो हम आपको बताते हैं अनुस्वार किन्हें कहा जाता है। अनुस्वार उनको बोला जाता है जो स्वर के बाद जितनी भी नासिक ध्वनियाँ आती हैं वो अनुस्वार कहलाती हैं। अनुस्वार किसे कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वाक्य का यहाँ पर हमें चयन करना है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो शुद्ध वाक्य दिया गया है वो ए ऑप्शन में दिया गया है। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आंधी आने पर वे एक घर में छुप गए। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर कोई नहीं। तो आंधी आने पर जब वो एक घर में छुप गए तो ये जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या यूज किया जाता है? अल्प विराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में क्षण भर के ठहराव के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो होता है अल्पविराम। आगे बढ़ेंगे आज के अंतिम और अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, प्रश्नवाचक का या फिर इन सभी का।
तो और से पहले किस विराम चिन्ह का यूज नहीं होता है, तो इनमें से किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे हम अपने कल इसी समय इसी टाइम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।